तो हेलो दोस्तों, एनडीए यूपीएससी की लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक पर 11th फिजिक्स चैप्टर नंबर वेक्टर। इसकी थर्ड क्लासेज है। तो इस थर्ड क्लासेज में हम पढ़ेंगे दो सदिश एक ही दिशा में समांतर उपस्थित होते हैं तो उनका विशेष स्थिति पढ़नी है हमें। स्टेप बाय स्टेप हम क्लियर करते जाएंगे। जैसे थीटा बराबर 0 लेंगे, थीटा बराबर 180 लेंगे, थीटा बराबर 90 लेंगे, वो कंडीशन अप्लाई होती जाएंगी। उसी के हिसाब से हम चलेंगे इस टॉपिक के अकॉर्डिंग। तो बिना टाइम बर्बाद किए मैं इस टॉपिक को चालू करता हूँ। तो चालू करते हैं। सबसे पहले आपका पॉइंट है जब दो सदिश एक दूसरे की दिशा में उपस्थित हों तो किस प्रकार से इस डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। तो देखो, ये कोई आपका ये वेक्टर है और ये कोई आपका बी वेक्टर है। मानो इसको ए वेक्टर ही मान लो, ए वेक्टर मान लो। एक ही डायरेक्शन को मतलब एक ही डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं। मैग्नीट्यूड इक्वल, डायरेक्शन इक्वल, दोनों इक्वल है। तो ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर क्या आएगा यहाँ पर? जीरो। जीरो आएगा? नॉट पॉसिबल। जीरो वेक्टर आएगा, जीरो वेक्टर है। क्योंकि जब सेव में से सेव को घटाया जाता है तो सेव नहीं बचता है, जीरो नहीं बचता है, सेव बचता है। केले में से केले को घटाएंगे तो केला बचेगा, जीरो नहीं बचेगा। ठीक है, जैसे ही ए वेक्टर में से ए वेक्टर घटाएंगे तो जीरो नहीं बचेगा, जीरो वेक्टर बचेगा। ये एक विशेष कंडीशन है इसकी। यदि इसको याद रख लिया आपने तो आप जो समझ लो ये आपके बाजू में रहेगा ये टॉपिक आपका। ठीक है, अब बात करते हैं दो सदिश एक दूसरे की दिशा में हों, यानी समांतर दिशा को फॉलो करते हों। तो समांतर दिशा ये हो गई। अब बात करते हैं उन फॉर्मूले की जो मैंने आपके लिए डेरिवेशन की हेल्प से निकलवाए थे। तो फर्स्ट फॉर्मूला था आपका आर बराबर में ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में 2ab कॉस थीटा, और सेकंड फॉर्मूला था आपका टेन थीटा बी साइन थीटा और ए बी कॉस थीटा। टेन थीटा इक्वल बी साइन थीटा अपन में ए प्लस बी कॉस थीटा। ये मैंने पॉइंट कराए थे, दो पॉइंट क्लियर करा दिए थे। अब आपका थर्ड पॉइंट है सदिशों की यू की विशेष स्थितियां। स्टेप नंबर फर्स्ट डाल लो। स्टेप नंबर में बात करेंगे थीटा बराबर 0 की। स्टेप फर्स्ट, थीटा बराबर 0 हो तो कंडीशन पहली फॉलो करनी है हमें। तो आर बराबर में अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में 2ab कॉस 0। कॉस 0 क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू होती है 1। ओके, तो आर बराबर में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू 1 हो गई। 2ab का गुणा हम 1 से कराएंगे तो 2ab आएगा, और ये हो जाएगा हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर अंडर रूट ए प्लस में बी का होल स्क्वायर। जब यहाँ से आप अंडर रूट हटाएंगे तो आर पर होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर से होल स्क्वायर कैंसिल, तो आर की वैल्यू आ जाएगी फाइनल ए प्लस बी। ओके, ये कितनी आ गई आर की वैल्यू? आर इक्वल में कोष्टक में ए प्लस बी। अब बात करते हैं हम लंबवत की। यदि दो वेक्टर आपके परपेंडिकुलर हों, जैसे ये आपका कोई ए वेक्टर है और ये आपका कोई बी वेक्टर है, ये दोनों लंबवत हों, ये आपका कोई बी वेक्टर है, ये आपका कोई ए वेक्टर है, ये दोनों लंबवत हों तो थीटा बराबर 90 की बात करेंगे। तो स्टेप आपका फर्स्ट क्लियर, फर्स्ट स्टेप। उसके बाद फॉलो करते हैं सेकंड स्टेप को। स्टेप सेकंड, सेकंड स्टेप। ओके, सेकंड स्टेप होगा आपका थीटा बराबर 90। कितना होगा? थीटा बराबर 90। तो इसमें थीटा बराबर 90 पुट करते हैं, क्या वैल्यू आती है वही आपका कहलाएगा फाइनली रिजल्ट। तो आर बराबर में अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस 90, थीटा की जगह पर 90 आ जाएगा। तो इक्वल में अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, 0 होती है तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ओके, यहाँ तक इसकी मंडली खत्म। तो आर बराबर में आ जाएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। ओके, यहाँ तक क्लियर? कॉस 90 की वैल्यू 0, इसकी मंडली खत्म 2ab की। तो फाइनली वजह आपका आर बराबर में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर? अब बात करते हैं हम 180 की। यदि कोई मतलब 180 किस कंडीशन को फॉलो करेगा पता है आपको? ये कोई आपका व्रत है, सर्कल है। जब किसी व्रत के चार ओर एक चक्कर को पूरा किया जाता है तो उसमें बनता है आपका 360 डिग्री का एंगल, और आधे व्रत को फॉलो करता है तो वो होता है 180 डिग्री का एंगल। ओके, अब उसी की बात करेंगे हम 180 डिग्री की। तो स्टेप नंबर सेकंड, इसको मैं रफ कर देता हूं। स्टेप नंबर सेकंड, थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप होगा आपका थर्ड, थीटा बराबर में 180। ओके,
तो देखो आर बराबर में अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab कॉस थीटा की जगह पे 180, कॉस 180 की वैल्यू होती है माइनस का 1। आर बराबर में ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस में 2ab कॉस 180 की वैल्यू होती है माइनस 1। जब माइनस 1 का गुणा इससे कराएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 2ab, यहाँ की कहानी खत्म। तो ये हो जाएगा आर बराबर में अंडर रूट ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अंडर रूट हटेगा आर पर होल स्क्वायर आ जाएगा, ए माइनस बी पर होल स्क्वायर से होल स्क्वायर कैंसिल, आर बराबर में ए माइनस बी। ये आ गया आपका फाइनली रिजल्ट। तो मैंने एक फॉर्मूले के लिए 3 कंडीशन अप्लाई कर दी है। अब एक बार दोबारा से इनका रिवाइज करते हैं। तो देखो मैंने लिया है पहला पॉइंट, जब दो सदिश एक डायरेक्शन को फॉलो करते हो। ओके, तो देखो स्टेप नंबर में मैंने डायरेक्शन फॉलो की है समांतर की। तो थीटा बराबर 0 का मैंने cos 0 को वैल्यू होती है 1, तो 2ab, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आपने पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये आ गया आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर से होल स्क्वायर कैंसिल, तो r बराबर में अंडर मतलब कोष्टक के अंदर a प्लस बी। ये हो गया आपका फर्स्ट केस, बोले तो स्टेप नंबर फर्स्ट क्लियर। उसके बाद परपेंडिकुलर की बात की है मैंने, थीटा बराबर 90, जब ए वेक्टर परपेंडिकुलर हो किसके, बी वेक्टर के अनुदिश। ओके, तो मैंने थीटा बराबर 90 की बात की है, तो आर बराबर में मैंने मतलब cos थीटा की जगह पर मैंने 90 धर दी है, थीटा की वैल्यू 90। इतना आप जानते ही हैं, 11th क्लास में और 12th क्लास में खूब ही पढ़ा होगा आपने त्रिकोणमिति। यदि नहीं पढ़ा हो तो मैं बेसिक बता दूंगा, वो कमेंट करेंगे तब बताऊंगा। ओके, और cos उसके बाद मैंने थीटा की वैल्यू 180 अप्लाई की है, cos थीटा की वैल्यू होती है मतलब 180 में बात करते हैं तो -1 में पहुंच जाती है वैल्यू। तो ये आ जाएगा आर बराबर में a माइनस का b, इसके अंतर्गत कोष्टक के अंतर्गत। अब बात करते हैं हम टेन थीटा बराबर में बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कॉस थीटा। उसके लिए तीनों कंडीशन एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें जल्दी से जल्दी। तो मुझे पूरी उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखो इसको रफा करते हैं, इसकी मंडली खत्म, इसकी मंडली खत्म, राजा और रानी की कहानी खत्म। अभी तो राजा तो खत्म हो गया, रानी तो बचा है टेन थीटा, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में। तो देखो ऐसा नहीं है, हम भावनाओं में मत बहना आप। तो देखो टेन थीटा बराबर में बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कॉस थीटा। टेन थीटा बराबर में साइन थीटा बी साइन थीटा, साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। उसके बाद में ए प्लस बी कॉस जीरो, साइन जीरो की वैल्यू 0, ये खत्म, तो ये पूरा खत्म हो जाएगा जो समझो आप। कॉस जीरो की वैल्यू होती है 1, तो 0 बट्टे ए प्लस बी, तो ये आ जाएगा आपका। वैसे देखो मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट बताता हूँ, जो वो 3 शर्तें होती है ना, वो वैसे तो आर बराबर में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा के लिए फॉलो होती हैं। इस फॉर्मूले के लिए आप फॉलो करेंगे तो ये पूरा 0 होता जाएगा। किसी भी एंगल में देख लो, चाहे आप 90 ले लो, चाहे आप 180 ले लो, चाहे आप कितना भी ले लो, चाहे 360 ले लो, किसी ना किसी के एंगल के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें साइन थीटा कॉस थीटा दोनों दे रखे हैं, एक नहीं तो दूसरे का आएगा, दूसरे का नहीं तो पहले का आएगा, 0 तो आएगा ही होगा। तो इस फॉर्मूले को मैं बता देता हूँ आपके लिए, टेन थीटा बराबर में बी साइन थीटा पर में ए प्लस बी कॉस थीटा याद रखना। इसके लिए 3 स्टेप फॉलो नहीं होते हैं, ये क्लियर होता है, परिणाम सदिश की डायरेक्शन होती है ये। ओके, इसमें अप्लाई नहीं होते हैं एंगल। ओके, तो मैं फिर बता देता हूँ, देखो 0 आया, अब यहाँ से आगे आप क्या करोगे हल करके इसको, तो इसकी कहानी यहीं पर खत्म होने दो। ओके, वैसे आपको फॉर्मूला याद रखना है, टेन थीटा बराबर बी साइन थीटा पर ए प्लस बी कॉस थीटा। ओके, अब बात करते हैं हम अगले टॉपिक पर, अगले टॉपिक की बात। ये टॉपिक क्लियर है आपका, सदिशों की विशेष स्थितियां। तो देखो अब आपका अगला टॉपिक क्या रहेगा। ओके, यहाँ तक क्लियर। यदि आप उस फॉर्मूले के लिए मतलब एंगल 90 ले सकते हैं तो चल जाएगा, शायद चल जाएगा। चलो देखते हैं 90 चल जाएगा कि नहीं। तो देखो सबसे पहले मैं 90 लेता हूँ, क्योंकि हमने पहले चेक किया था 0 एंगल, थीटा रहा 0। अब 90 चेक कर लेते हैं एक बार, आपको डर को दूर कर देता हूँ मैं, आपके डर को। तो देखो टेन थीटा बराबर में बी साइन थीटा की जगह पर 0 ले लूँ, 90 ले लूँ, 90। उसके बाद में ए प्लस बी कोस 90, साइन 90 की वैल्यू होती है वी मतलब 1, और कोस 90 की वैल्यू होती है 0, 0 को गुणा बी से होगा, तो इसकी कहानी यहीं पर खत्म। बचा आपका ए। तो देखो थीटा बराबर में आ गया टेन इनवर्स कोष्टक बी अपॉन में ए। तो ये एक और फॉर्मूले का नया रूप, न्यू कॉन्सेप्ट। ओके, टेन थीटा बराबर में टेन इनवर्स बी अपॉन में ए, ये आपको याद रखना है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको, थीटा बराबर में टेन इनवर्स बी अपॉन में ए। ओके, थीटा बराबर में
tan इनवर्स b अपॉन में a या tan थीटा बराबर में b अपॉन a याद रख सकते हैं। यदि आप इसकी हेल्प से क्वेश्चन को फोड़ेंगे तो किस प्रकार से, देखो आपके लिए b की वैल्यू आएगी 3 आ जाए, a की वैल्यू आ जाए 2 आ जाए और थीटा बराबर आ जाए 30, तो इसको फोड़ देना। या थीटा बराबर नहीं आवे प्रवर्ता पूछ ले आपके लिए, तो a और b की वैल्यू इसमें पुट कर देना, 3/2 आंसर आ जाएगा। 3/2 आएगा, हाँ 3/2 आंसर आ जाएगा यहाँ पर। यही ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं यदि आप 11th क्लास की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो यदि आप अदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो थोड़ा घुमा के पूछा जाता है। ओके, वो कैसे घुमा के पूछा जाता है वो मैं क्वेश्चन में बताऊंगा। ओके, तो यहाँ तक क्लियर। अब बात करते हैं हम अगले टॉपिक की। तो अब बात करने वाले अब बात करने वाले हैं हम न्यू टॉपिक पर। न्यू टॉपिक रहेगा आपका सदिशों के योग के बहुभुज का नियम। दोबारा से, सदिश के योग के बहुभुज का नियम। ओके, यानी हम इसमें वेक्टरों का योग करेंगे तो किस प्रकार से देखते जाइए। हेडिंग डाल लो। हेडिंग है आपकी सदिशों के योग के बहुभुज का नियम। तो समझते हैं क्या है सदिश के योग के बहुभुज का नियम। तो इसकी थोड़ी लैंग्वेज है, मैं उसको लैंग्वेज को एक बार लिखा देता हूँ। तो इसकी लैंग्वेज है, इस नियम में दो या दो से अधिक सदिशों को एक साथ जोड़कर लिखा जाता है जो कि उसके परिणाम के इक्वल होती है वो वैल्यू जिनको हम जोड़ेंगे। तो किस प्रकार से, देखो आपने 11th क्लास में केमिस्ट्री में एक वलय पढ़ी होगी जो कि बेंजीन वलय। तो इसमें सबसे पहले हम बेंजीन वलय की आकृति बनाते हैं, उसी की हेल्प से समझेंगे हम क्या है इसका रोल। तो ये हो गई आपकी बेंजीन वलय। अब देखो मैं इसमें वेक्टरों का नाम देता हूं। तो देखो यहां से लेके यहां पॉइंट से लेके यहां पॉइंट तक ये हो गया आपका ए वेक्टर, डायरेक्शन समांतर। उसके बाद ये यहां से लेके यहां तक ये हो गया आपका बी वेक्टर, यहां से लेके यहां तक ये हो गया आपका सी वेक्टर, यहां से लेके यहां तक ये हो गया आपका डी वेक्टर, और यहां से लेके यहां तक ये हो गया आपका ई वेक्टर, और यहां से लेके यहां तक ये हो गया आपका एफ वेक्टर। यहां तक क्लियर, क्लियर यहां तक। और यहां से लेके यहां तक ए बी सी डी ई एफ जी वेक्टर, जी वेक्टर। और यहां से लेके यहां तक हमें ज्ञात करना है उसका परिमाण, बोले तो मैग्नीट्यूड आर। ओके, यहां तक क्लियर। एक बार चित्र को देखो और समझो क्या है इसमें। चित्र में कुछ भी नहीं है, इजी है। तो आपने समझ लिया होगा। वैसे क्लियरली बताऊं ना तो ये डायग्राम होता नहीं है, तो मैंने आपके लिए प्रॉपर तरीके से समझाने के लिए ये बेंजीन वाला बना दिया ताकि आपके लिए बेनिफिट हो पाए इस टॉपिक का ज्यादा से ज्यादा। वैसे इसका डायग्राम देखें तो इसका डायग्राम कुछ इस प्रकार से होता है। इस प्रकार से होता है इसका डायग्राम। ये आपका हो गया ए वेक्टर, ये आपका हो गया बी वेक्टर, ये आपका हो गया सी वेक्टर, ये आपका हो गया डी वेक्टर, और ये हो गया आपका ई वेक्टर, और ये हो गया उसका परिणामी आर वेक्टर। अब देखो इस हेल्प से समझते हैं, इसकी हेल्प से, उसे छोड़ो इसकी हेल्प से समझते हैं। अब देखो हमें क्या करना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है, सीधे सीधे शॉर्ट ट्रिक लगाना है और यहाँ से आगे इसको खत्म करना है टॉपिक को। तो देखो शॉर्ट ट्रिक किस प्रकार से मैंने आपके लिए बताया था, जब मैंने दो सदस्यों के परिणामी निकालना बताया था तो किस प्रकार से उसका परिमाण ज्ञात किया जाता है। तो देखो मैं ज्ञात करूँ ए वेक्टर और बी वेक्टर का परिमाण कितना होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक इनको जोड़ दो तो ए वेक्टर और बी वेक्टर हो जाएगा ए वेक्टर और प्लस में बी वेक्टर। यदि सी वेक्टर निकालना है तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसको जोड़ दो, इसमें काउंट हो जाएगा ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर प्लस में सी वेक्टर। ओके, यहाँ तक दिख रहा है आपको। उसके बाद यदि आपको डी और काउंट करना है इसमें तो इसी बिंदु को इससे मिला दो, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से बताता हूँ, ये हो जाएगा आपका ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर प्लस में सी वेक्टर प्लस में डी वेक्टर। इसी प्रकार से इसमें ई को जोड़ लो, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर और डी वेक्टर और ई वेक्टर। ये किसके इक्वल होंगे, ये होंगे आपके आर वेक्टर के इक्वल। इसे कहते हैं समांतर बहुभुज का नियम, दो सदिशों के योग का बहुभुज का नियम। ओके, दोबारा से एक बार देखो, कुछ भी नहीं किया है मैंने, कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, ईजी है। जैसे दो सदिशों का परिणाम कितना हो गया, आर वेक्टर के परिणाम ही तो निकालना है हमें, तो ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर ये किसके हो गया इक्वल, आर वेक्टर के। ऐसे ही हमें सभी का निकालना है। ओके, तो सभी का निकालना है तो सभी को मैंने काउंट कर लिया और वैल्यू आएगी आपकी फाइनली, ये आएगी आपकी वैल्यू आर मैग्नीट्यूड इक्वल ए वेक्टर बी वेक्टर
सी वेक्टर डी वेक्टर प्लस के ई वेक्टर के बराबर। इसे ही कहते हैं समांतर मतलब बहुभुज का नियम। बहुभुज का नियम। ओके, यहां तक क्लियर? ये हो गया यहाँ तक क्लियर आपका बहुभुज का नियम। आर वेक्टर के इक्वल ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर प्लस में सी वेक्टर प्लस में डी वेक्टर प्लस में ई वेक्टर। मैं आपके लिए लैंग्वेज लिखा दूं पूरी, इसको डायग्राम किस प्रकार से बनाया, किस प्रकार से सिद्ध किया, तो उसका क्या फायदा, इसी से डायरेक्ट याद कर लो। तो आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस में बी वेक्टर प्लस में सी वेक्टर प्लस में डी वेक्टर। यहाँ तक क्लियर? कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ईजी है। अब बात करेंगे हम अगले टॉपिक की अगली क्लासेज में। ओके, तो अगली क्लासेज में हम बात करेंगे त्रिभुज का नियम और समांतर चतुर्भुज का नियम 22, और उसके बाद आपके क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट आ जाएंगे। उसके बाद थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट है इसमें, आपका ये टॉपिक मतलब चैप्टर फिनिश हो जाएगा। उसके बाद बात करेंगे हम मोशन की, गति की बात करेंगे। सबसे पहले हम गति के तीनों समीकरण निकालेंगे। पहला समीकरण आपका v बराबर u प्लस ए टी, सेकंड समीकरण s बराबर में ut प्लस एक बटा दो ए टी स्क्वायर। उसके बाद थर्ड इक्वेशन आपकी क्या है, बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बराबर 2as। इनकी बात करेंगे हम थर्ड चैप्टर में। तो मिलते हैं अगली क्लासेस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ऑल ऑफ यू। और सभी मस्त होकर रहें और पढ़ाई करें। तो थैंक यू सभी के लिए और गुड नाइट।